गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी बीए सेकेंड ईयर की क्लास में हम पढ़ रहे थे मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मुद्रास्फीति के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मुद्रास्फीति की क्या परिभाषा है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि मुद्रास्फीति के प्रकारों में एक तो हमने पढ़ा मुद्रास्फीति के प्रकार किस आधार पर, तीव्रता के आधार पर, और अब हम पढ़ने वाले हैं मुद्रास्फीति के प्रकार किस आधार पर। हमारा जो आधार है वो है कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। तो कारणों के आधार पर स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 प्रकार हैं कि क्या कारण है जिसके कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। पहला जो कारण है वो है मांग जन्य कारण। पहला है मांग जन्य कारण, जिसे हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन, यानी कि वो इन्फ्लेशन जो अत्यधिक मांग के कारण उत्पन्न होती है। द सेकेंड वन इज पूर्ति जन्य कारण या पूर्ति जन्य मुद्रास्फीति, जिसे हम ये कहते हैं कि वो मुद्रास्फीति जो पूर्ति पक्ष की तरफ कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण उत्पन्न होती है। एंड द थर्ड एंड लास्ट इज ढांचागत मुद्रास्फीति या ढांचागत कारण। देखिए, कई बार आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक इकोनॉमी में कीमत का जो निर्धारण है किसी भी वस्तु का, कोई भी पर्टिकुलर वस्तु हो सकती है, उसकी कीमत कैसे निर्धारित होती है कि उस वस्तु की मांग और उस वस्तु की सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई क्या है। अगर किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम है, यानी कि मार्केट में उस वस्तु को खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं, जो विक्रेता है, उनके पास उसकी मात्रा बहुत कम है, तो इस स्थिति में उस वस्तु की प्राइसेस बढ़ने लगेंगी, अप होने लगेंगी। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर किसी वस्तु की डिमांड से ज्यादा मार्केट में उसकी सप्लाई है तो उसकी प्राइस कम होने लगेगी। जैसे कि अगर मार्केट में आलू बहुत थोक के भाव आ जाते हैं तो आलू सस्ते हो जाएंगे, अगर बाजार में आलू बहुत कम है तो आलू महंगे हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में किसी वस्तु की कीमत कहाँ निर्धारित होती है, जहां डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है, वहां पर एक वस्तु की कीमत तय हो जाती है। यही फॉर्मूला काम करता है एक राष्ट्र की सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए। जैसे एक वस्तु की मांग को कहते हैं डिमांड या मांग, उसी तरीके से एक राष्ट्र में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनकी मांग को हम बोलते हैं समग्र या सकल मांग। अब इस मांग में कौन कौन सी मांग है, खाद्य वस्तुओं की भी मांग है, मशीनों की भी मांग है, इवन कपड़ों की मांग, दूध की मांग, जो भी इकोनॉमी में उपभोक्ता कंज्यूम करते हैं उन सभी की मांग मिलाकर समग्र मांग कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, और जिसे हम बोलते हैं एडी। इसी तरीके से एक अर्थव्यवस्था में जैसे एक वस्तु की सप्लाई होती है, उसी तरह सभी प्रकार की वस्तुओं की सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। जैसे एक वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, प्राइस कैसे निर्धारित होती है, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड से, उसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमतें, जिसे हम बोलते हैं कीमत स्तर। कीमत स्तर में सभी प्रकार की वस्तुओं की कीमतें आ जाती हैं। तो जो कीमत स्तर होता है वो कहाँ निर्धारित होता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई से। अब हम वापस यहाँ पर आते हैं, मांग जन्य कारणों से किस प्रकार एक इकोनॉमी में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।
हम एक ग्राफ से समझाएंगे। वर्टिकल या लंबवत अक्ष जिसे हम y बोलते हैं, हॉरिजेंटल जिसे हम x अक्ष या क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, ये है ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु जिसे हम O से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं प्राइस लेवल या कीमत स्तर, और यहाँ पर हम ले रहे हैं एक अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार की वस्तुओं की एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एक अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार की वस्तुओं का जो एग्रीगेट डिमांड है वो मान लीजिए इस कर्व से शो हो रहा है एडी ग्राफ ये शो कर रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में जो मांग है वो क्या है, एडी ग्राफ से शो हो रही है, और उसी अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार की वस्तुओं की जो सप्लाई है वो एस कर्व से शो हो रही है। जैसे जैसे एग्रीगेट्स जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ता जाएगा एग्रीगेट डिमांड घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में, चाहे अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार की हम वस्तुओं को लें या एक वस्तु के संदर्भ में बात करें, होता क्या है कि कीमतें बढ़ने पर मांग कम होती है जबकि कीमतें बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। क्योंकि उपभोक्ता पक्ष क्या चाहता है कि प्राइस कम रहे ताकि वो डिमांड ज़्यादा करे, और जो उत्पादक वर्ग है वो ये चाहता है कि प्राइस ज़्यादा रहे तो हम ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ज़्यादा सप्लाई करें। यही नियम लागू होता है जब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को बिंदु ई पर कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब बिंदु ई एक अर्थव्यवस्था के लिए इस कीमत स्तर को दर्शाता है, ओपी कीमत को, कि अर्थव्यवस्था में ओपी कीमत तय हो गई है। अब अगर मान लीजिए किन्हीं कारणों से अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि हो जाए, अब ये वृद्धि किसी भी कारण से हो सकती है। मान लीजिए लोग बहुत ज़्यादा उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करने लग जाए, लोगों की फैशन में बहुत ज़्यादा रुचि हो जाए तो लोग बहुत ज़्यादा फैशनेबल कपड़ों को खरीदने लगे। कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण से जो एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए मांग में वृद्धि होने के कारण एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर AD डैश हो गया है। ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि ये इधर खिसक रहा है, मांग की मात्रा इधर बढ़ रही है इसलिए ये इधर खिसक रहा है। अगर मांग की मात्रा कम होती तो ये नीचे की तरफ खिसकता। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर की तरफ खिसक गया, तो अब नया जो साम्य बिंदु है वो ई डैश है, और जो नई जो कीमत है वो क्या है, ओपी डैश है। इसका क्या मतलब है कि डिमांड में वृद्धि होने के कारण कीमत ओपी से ओपी डैश हो गई है। तो कीमतों में ये जो वृद्धि है ओपी से ओपी डैश, ये क्या है, ये मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सामान्य कीमत स्तरों में वृद्धि होना। हमने y अक्ष पर सामान्य कीमत स्तर प्राइस लेवल ही तो लिया है, तो प्राइस लेवल एक कंट्री का ओपी से ओपी डैश हो गया है। तो ये क्यों हुआ है, ये एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होने के कारण हुआ है। ये पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए है। बाद में क्या होगा, बाद में जैसे डिमांड बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ने के कारण नया कीमत स्तर ये तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो क्या हुआ है कि कीमतें बढ़कर ओपी, कीमत स्तर बढ़कर ओपी से ओपी डैश हो गया। तो ओपी से ओपी डैश हो जाना मुद्रास्फीति है। और इस मुद्रास्फीति का कारण क्या है, इसका कारण ये है कि एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि हो गई है। चूंकि डिमांड में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है, तो इसे हम बोलेंगे मांग जन्य कारणों से उत्पन्न मुद्रास्फीति या मांग जन्य मुद्रास्फीति। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कीमतों में वृद्धि, सामान्य कीमत स्तरों में वृद्धि किस कारण से हुई है, वो हुई है डिमांड में वृद्धि होने के कारण। और जब डिमांड में वृद्धि हो, एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि हो गई तो कीमत स्तर भी ओपी से ओपी डैश हो गया। और ये जो दूरी है पी डैश, दैट इज मनी इन्फ्लेशन ड्यू टू डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, सॉरी। तो अब हम बात करेंगे पूर्तिजन्य कारण। मुद्रास्फीति न केवल मांग के पक्ष के कारण उत्पन्न हो जाती है, कभी कभी पूर्ति पक्ष में कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ कारण उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण जो सप्लाई है वो बाधित होती है, सप्लाई कम होती है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया है कि एग्रीगेट डिमांड
इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये अर्थव्यवस्था में एक साम्य की स्थिति है, एक सामान्य स्थिति है या साम्य स्थिति है। अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो यहाँ पर इकोनॉमी में प्राइस लेवल अप होने लग जाएगा। मांगजन्य कारणों में हमने यही तो बताया है कि एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि हो गई और एग्रीगेट सप्लाई वही का वही है, इसलिए प्राइस लेवल भी बढ़ गया है, जिसे हम कहते हैं मांगजन्य कारणों के कारण उत्पन्न हुई मुद्रास्फीति। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये तब भी आ सकती है, मान लीजिए हमारी सिचुएशन ये है, ये जो सिचुएशन है इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है इकोनॉमी में। एग्रीगेट डिमांड ये सिचुएशन दो कारणों से आ सकती है, या तो एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि हो जाए तब आ जाएगी ये सिचुएशन, दूसरा या एग्रीगेट सप्लाई ही कम हो जाए, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तब भी ये सिचुएशन आ जाएगी। और जब भी ये सिचुएशन आए, चाहे कारण ये हो चाहे कारण ये हो, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आएगी। अगर एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होने के कारण मुद्रास्फीति आती है तो वो है मांगजन्य मुद्रास्फीति। और अब हम जो बात करने वाले हैं, एग्रीगेट सप्लाई में कमी आ जाती है जिसके कारण भी मुद्रास्फीति आती है। जब एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है एग्रीगेट डिमांड से, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्राइस लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं पूर्तिजन्य कारणों जिसके कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं। एग्रीगेट जो सप्लाई है, यानी सभी प्रकार की वस्तुओं के जो सप्लायर हैं वो कौन है? उत्पादक। ठीक है, उत्पादक विभिन्न प्रकार के साधन लगाकर क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। विभिन्न प्रकार के साधनों को एक साथ जोड़ते हैं और फिर क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, और उस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करते हैं, और सेल करने के बाद में वो लाभ कमाते हैं। लेकिन साथ में वो साधनों को क्या देते हैं? उनकी आय भी देते हैं। अब क्या होता है कि कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि या तो कुछ साधन मिलते ही नहीं हैं या बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं। तो महंगे साधन मिलने के कारण उत्पादक के पास दो ऑप्शन है, या तो वो प्राइस को ही बढ़ा दे या वो सप्लाई को कम कर दे। तो वो ऐसी कंडीशन में सप्लाई को कम कर देता है जिसके कारण प्राइस बढ़ जाते हैं, जिसे हम चित्र के द्वारा शो कर रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पर वही हमारा प्राइस लेवल, यहाँ पर वाई अक्ष, यहाँ पर एक्स अक्ष। ये एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और ये हमारा ओपी प्राइस लेवल है। अब किसी कारण से मान लीजिए इकोनॉमी में पूर्ति पक्ष की तरफ से इस प्रकार के कारण उत्पन्न हुए जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाती है, तो फिर सप्लाई कम होने के कारण जो आपका सप्लाई कर्व है वो यहाँ खिसकेगा या यहाँ खिसकेगा। हमने इस अक्ष पर सप्लाई लिया है, तो आप इस अक्ष पर यहाँ पर चलेगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, तो हमको तो सप्लाई कम करनी है, हम इधर की तरफ इसको सरका देंगे। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, नया कीमत स्तर ओपी डैश है, ये नया हमारा साम्य बिंदु है, ये हमारा पुराना साम्य बिंदु है। तो ये कीमतों में जो वृद्धि हुई है पी से पी डैश, वो क्या है? पूर्तिजन्य मुद्रास्फीति है। और अब हम बात करने वाले हैं ढांचागत मुद्रास्फीति या आधारभूत कारणों के कारण उत्पन्न हुई मुद्रास्फीति। देखिए, एक देश की जो आधारभूत संरचना होती है उसका क्या मतलब होता है, जिसे हम ढांचागत संरचना भी बोलते हैं। आधारभूत संरचना का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में परिवहन की क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था में बिजली की क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न प्रकार की तकनीक यूज होती है प्रोडक्शन के लिए उसकी क्या स्थिति है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में भूमि की क्या स्थिति है, भूमि सुधार है या कृषकों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है भूमि के मामले में, उसके स्वामित्व के मामले में, सामाजिक राजनीतिक स्थिति क्या है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आती है, मोस्टली तो हम बिजली, परिवहन, तकनीक इनकी ही बात करते हैं। तो आधारभूत संरचना कैसी है उस पर भी निर्भर करता है कि देश में
मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ आधारभूत संरचनाओं की हम बात करते हैं। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में बिजली की कमी है तो कृषि पैदावार में रुकावट आएगी ही आएगी और परिणाम स्वरूप कृषि जो पैदावार है वो महंगी होगी और महंगी होने का मतलब ही इन्फ्लेशन होता है। इसी तरीके से परिवहन सही नहीं है या सड़कें टूटी हुई है, परिवहन के लिए माल ढुलाई के लिए उपयुक्त साधन नहीं है, तो ऐसे स्थिति में भी क्या होगा, परिवहन या माल ढुलाई बहुत ज़्यादा महंगी होगी और ये जो महंगी है, ये जो महंगापन है वो अल्टीमेटली किस पे लादा जाएगा, वो उन वस्तुओं पर लादा जाएगा, वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा देंगे जिन्हें उपभोक्ता यूज कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल भी पिछड़ापन पाया जाता है हमारे यहाँ, या हम हमारे देश की बात ना करें, जो अन्य बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई कंट्रीज होती है वहाँ पे उत्पादन की जो तकनीकें हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे होती हैं आधुनिक राष्ट्रों के मुकाबले। परिणाम स्वरूप जो उत्पादन की मात्रा होती है वो तकनीक घटिया होने के कारण बहुत कम होती है, जबकि मांग उसकी बराबर बनी रहती है। तो वहां पर वही फॉर्मूला है, डिमांड ज्यादा रहती है, सप्लाई कम रहती है, तो प्राइस लेवल बढ़ने लगता है और प्राइस लेवल के बढ़ने का मतलब ही है मुद्रास्फीति का उत्पन्न होना। कई बार क्या होता है कि विदेशी मुद्रा का भी अभाव पाया जाता है। ये भी एक तरीके की ढांचागत जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, ढांचागत कमी है। जब विदेशी मुद्रा कम होती है, आज वर्तमान में कोई भी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी तब कहलाती है जब उसके पास विदेशी मुद्रा का उचित भंडार हो, क्योंकि वो एक तरह का प्रोटेक्शन फील करवाता है कंट्री को, एक तरीके से वो उसे तैयार रखता है कि अचानक कोई समस्या आ जाएगी तो देश उस आर्थिक समस्या का समाधान करेगा, उसका हल खोज लेगा अगर उसके पास विदेशी मुद्रा होगी। आज इन कंट्रीज के पास विदेशी मुद्रा का बहुत कमी होती है तो उचित प्रकार की वस्तुओं का आयात नहीं कर पाते हैं। आयात कैसा, जिन वस्तुओं की देश में बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, देश में प्राइस लेवल बढ़ने लगता है। तो एक बार हम इसको दोबारा समराइज कर ले। बहुत ही सिंपल तरीका है। प्राइस बढ़ सकती है अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, प्राइस बढ़ सकती है अगर एग्रीगेट सप्लाई घट जाए, और प्राइस बढ़ सकती है अगर उत्पादन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए अनेक ढांचागत कारणों से। जैसे बिजली ही नहीं आती है फैक्ट्रियों में तो प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री के पास सभी साधन है लेकिन बिजली नहीं आ रही है, ढांचागत कमी है कि बिजली नहीं आ रही है, तो क्या होगा, देश में प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसी तरीके से बिजली नहीं आ रही है तो कृषिगत पैदावार पर भी असर पड़ेगा। परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं है या माल ढुलाई बहुत ज़्यादा महंगी है तो भी आपके ढांचागत कमी कहलाएगी जिससे प्राइस लेवल बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा नहीं है तो भी क्या होगा, डिमांड ज़्यादा रहेगी, सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि आयात हम कर ही नहीं पाएंगे तो भी प्राइस लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की कमी भी एक प्रकार की ढांचागत जो कमी है वो मानी जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि मुद्रास्फीति यहाँ और इन सभी कारणों से उत्पन्न होती है। अब हम आपको जो अगला वीडियो है उसमें बताएंगे कि मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है, उत्पादक वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ता है, आपके जो वेतनभोगी वर्ग है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट किस प्रकार के कार्य करती है। जब आपको बच्चों मैं ये पढ़ाऊंगी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट किस तरीके का कार्य करती है, दैट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि जब आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको समझेंगे तो आपके दिमाग के बहुत सारे जाले हट जाएंगे। किसके बारे में, बैंक दर के बारे में, रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट के बारे में, और आप जो पढ़ते हैं SLR, CRR, ओपन मार्केट के ऑपरेशन, जिनके नाम आपने अभी सुने ही होंगे, तो इन सब के बारे में मैं आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ, तो आप उसको देखिएगा जो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच।